हेलो फ्रेंड्स, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स के नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बात किया था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की, जहां पे हमने गैस के बिहेवियर के बारे में देखा था और उसके मूवमेंट रैंडम मोशन के बारे में देखा था। तो आज हम अपने सिलेबस को थोड़ा आगे की तरफ बढ़ाते हैं, जहां पे हम लॉ ऑफ गैसेस पढ़ेंगे, जिसमें हमारे 4 लॉ आते हैं: बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेलुशॉक लॉ और एवोगाद्रो लॉ। तो हम इन 4 लॉ के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला लॉ हमारा आता है जहां पे हम बात करने वाले हैं बॉयल्स लॉ की। ओके, तो आज हम बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाद्रो और गेलुशॉक लॉ की बात करेंगे। तो देखिए, बॉयल्स लॉ की बात जब हम करते हैं तो हम जानते हैं कि बॉयल्स लॉ एक बॉयल्स नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था। उनके नाम पर ये आधारित लॉ है, उन्होंने दिया था। तो 16th सेंचुरी में बॉयल्स ने ये कहा था कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर जब कांस्टेंट होता है किसी गैस का कांस्टेंट टेम्परेचर अगर लेते हैं हम, तो उसके वॉल्यूम को हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर के मान लेते हैं। ऐसा होता है, उन्होंने ये कहा था। क्या कहा था उन्होंने ये कहा था कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर of gas, the volume of gas is inversely proportional to pressure of gas। देखिए, प्रेशर ऑफ गैस। तो 16th सेंचुरी में बॉयल्स नामक साइंटिस्ट ने ये बताया था। 16th सेंचुरी में बॉयल्स नामक साइंटिस्ट ने ये बताया था कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर किसी गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो द वॉल्यूम ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस। बॉयल्स लॉ ने ये कहा था कि अगर किसी गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उसका वॉल्यूम जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा उसके प्रेशर के, उस गैस के प्रेशर के। तो बॉयल्स लॉ ने ये कहा था। तो इसमें अगर हम इसके इक्वेशन को देखें तो यहाँ पे निकल के आता है कि V प्रोपोर्शनल टू 1/P, जो कि हमने ऊपर जो चीजें बोली जा रही है उसी को लिखा गया है। ठीक है, तो देखिए, अगर हम इसके ग्राफ को समझे तो इन्होंने कहा था कि जो ग्राफ इन्होंने दिखाया था प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, तो एक इंटरेस्टेड ग्राफ है जिसको देख के हम समझेंगे कि कैसे इन्होंने ये थ्योरी दी है या फिर कैसे इन्होंने ये लॉ के बारे में बताया है। तो देखिए, हम एक ग्राफ की बात करते हैं। यहाँ पे हमारा एक ग्राफ जो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में बनता है, तो हम उस ग्राफ को बना लेते हैं। एक साइड हम प्रेशर को रखते हैं, दूसरी साइड हम वॉल्यूम को रखते हैं। ठीक है, तो देखिए, बॉयल्स लॉ के अनुसार अगर हम आइडियल गैस की बात करते हैं, क्योंकि जहां पर भी हम अगर ग्राफ की बात करते हैं तो हम आइडियली थ्योरेटिकल वैल्यू को लेके चलते हैं। एक्चुअली लॉ के हिसाब से जो हमारी वैल्यू मिलती है उसे लेके चलते हैं। ठीक है, तो इन्होंने ये कहा था कि अगर हम वॉल्यूम जो है हमारा डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, तो देखिए, अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ को ड्रॉ करें तो हमारा ग्राफ बन के आता है कुछ ऐसे। देखिए, हमारा ग्राफ कुछ बन के आता है ऐसे। तो ये हमारा आइडियल गैस के लिए है, या फिर इस ग्राफ को हम बोलते हैं आइडियल ग्राफ, जिसे हम बोलते हैं आइडियल ग्राफ। तो कुछ ऐसे प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में हमारा कुछ ये ग्राफ बन के आता है। ठीक है, अब इसमें इंटरेस्टेड बात समझने वाली ये चीज है कि देखिए, इन्होंने तो थ्योरी दी कि हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के। ओके, तो इसको आप समझते हैं कैसे है। देखिए, अगर हम यहाँ पे वॉल्यूम को बढ़ा रहे हैं, जैसे वॉल्यूम की वैल्यू को हम बढ़ाते हैं, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा प्रेशर की वैल्यू डाउन हो रही है। कैसे? देखिए, अब मान लीजिए कि हमने कोई एक वॉल्यूम यहाँ पे ये लिया, जो कि हमारा एक वॉल्यूम V1 है। तो उसके बाद एक दूसरा वॉल्यूम को अगर हम देखें इसके एंड पॉइंट पे, तो यहाँ पे वॉल्यूम V2 है। और प्रेशर की अगर यही बात करते हैं तो यहाँ पे प्रेशर हमारा P1 है, और दूसरी तरफ हम प्रेशर की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा प्रेशर P2 है। तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रेशर को जैसे जैसे वॉल्यूम हमारा बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रेशर की वैल्यू हमारी डाउन होती जा रही है, मतलब कम होती जा रही है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब भी तो यही है ना कि एक के कंपेयर में दूसरे की कमी होना। अगर एक को बढ़ा रहे हैं तो दूसरे का कमी होना। तो देखिए, वॉल्यूम को हम जैसे जैसे कम करते जा रहे हैं, मान लीजिए कि हमारा यहाँ पे V1 वॉल्यूम है, तो यहाँ पे प्रेशर सबसे हाई है, P1 है। और वहीं अगर हम यहाँ पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम V2 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू हमारी P2 आ रही है, जो कि कम है। ओके,
तो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे निकल के आती है कि वॉल्यूम को अगर हम बढ़ा रहे हैं तो उसके गैस का प्रेशर कम होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। ओके, इसको हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी देखेंगे। अभी हमारे पास एक डायग्राम है जिसके एक्सपेरिमेंटल थ्रू देखेंगे, लेकिन इसमें समझने वाली बात ये चीज यहाँ पे एक चीज और है, आइए उसको समझते हैं। इस ग्राफ को हम एक बार फिर से बनाते हैं। प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में हम इस ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। एक साइड हम वॉल्यूम को ले लेते हैं, वॉल्यूम, और दूसरी साइड हम प्रेशर को ले लेते हैं P। ठीक है, देखिए हमने यहां पे बताया था कि हमारा ये ग्राफ ड्रॉ हुआ था कुछ ऐसे, जो वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में कुछ हमारा आइडियल ग्राफ जो ड्रॉ हुआ था ऐसे है। समझने वाली बात ये है कि जो हमारी एक्सपेरिमेंट, जो हमारा लॉ, जैसे बॉयल्स लॉ ने जो बताया था, वो जो हमारे उन्होंने दी थी थ्योरी ना, वो थ्योरी हमारी आइडियल गैस के लिए थी। ओके, आइडियल गैस के लिए थी। अगर हम ये ग्राफ जो हमारा ड्रॉ हो रहा है, ये जो हमारा 1 पॉइंट से लेके 2 पॉइंट तक हमारा जो ग्राफ जा रहा है, ये आइडियल गैस के लिए है। आइडियल गैस मतलब कि ये लॉ के हिसाब से जो हमारा ग्राफ बन रहा है वो है। बट अगर हम यही किसी रियल गैस को लेते हैं, तो रियल गैस का अगर हम यही बॉयल्स लॉ में ग्राफ देखते हैं, तो हमारा ग्राफ कुछ रियल गैस के लिए कुछ ग्राफ हमारा ऐसे बनता है। देखिए इस ग्राफ को अगर हम शो करें तो हमारा रियल गैस के लिए कुछ ग्राफ ऐसे बनता है। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर अगर हम देखना चाहें तो ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा व्हाइट कलर वाला है ग्राफ, ये आइडियल गैस के लिए है। वहीं अगर हम ब्लू कलर वाला देखें तो ये हमारा रियल गैस ग्राफ है। ओके, रियल गैस ग्राफ है। यहां समझने वाली बात ये है कि आइडियल गैस के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो वो हमारा लॉ के हिसाब से जो वैल्यू दी जाती है वो होती है। बट अगर हम यही रियल गैस की बात करते हैं, रियल गैस को हम एक्सपेरिमेंट के द्वारा देखते हैं, तो हम अगर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू देखते हैं, एक्सपेरिमेंट के हिसाब से ग्राफ को देखते हैं P और V के बीच में, तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसे बन के आता है। ठीक है, जो ब्लू कलर की लाइन दिखाई दे रही है। और वहीं हम अगर लॉ के हिसाब से देखें तो हमारा व्हाइट कलर वाला जो ग्राफ बन रहा है वो है। इसमें सबसे इंटरेस्टेड बात ये समझने वाली है कि अगर मान लीजिए कि हमारे बीच, इसके बीच में हमने कोई एक टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जो हमारा T1 टेम्परेचर है, T0 टेम्परेचर या T1 टेम्परेचर मान लेते हैं। ठीक है, हमने कोई T1 टेम्परेचर पे इस ग्राफ, जो हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर था, हमने कोई T1 टेम्परेचर लिया था यहाँ पे, जिसमें हमने इसके बीच में ग्राफ देखा। वहीं अगर हम इसी गैस का टेम्परेचर हम बढ़ा देते हैं, मतलब कि किसी T2 टेम्परेचर पर हम अगर इस गैस का ग्राफ देखना चाहें, तो हमारा रियल गैस का जो ग्राफ मिलता है कुछ अलग मिलता है। इसका अलग मतलब ये है कि आइडियल गैस अगर हमारा ग्राफ कुछ ऐसे बन रहा है, तो रियल गैस का जो ग्राफ बनेगा कुछ इससे, इसके पास में, मतलब कुछ बिहेवियर शो करेगा। जो रियल गैस जो होगी हमारी ना, वो आइडियल गैस की तरह कुछ बिहेव करने लगेगी। इसका क्या मतलब है कि देखिए अभी एक ग्राफ हमारा यहाँ है, मान लीजिए कि हमने यहाँ पे कोई T2 टेम्परेचर लिया, यहाँ पे जो हमारा टेम्परेचर है, यहाँ पे हमारा कोई T2 टेम्परेचर है। ठीक है, और वहीं अगर हम एक और टेम्परेचर की बात करें तो आइडियल गैस हमारा ये है, और रियल गैस की अगर हम बात करें तो रियल गैस कुछ इस तरह से बिहेव करने लगता है। अभी इसके बारे में हम समझते हैं कि क्या चीज है। देखिए यहाँ पे अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पे हमारा टेम्परेचर कोई T0 है। ठीक है, तो यहाँ पे समझने वाली बात ये आ रही है कि जैसे जैसे हम रियल गैस का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे हम रियल गैस का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, रियल गैस हमारी आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लग रही है। क्या इसका क्या मतलब है? देखिए यहाँ पे रियल गैस हमारी जो थी, ये जो ब्लू कलर वाली यहाँ पे रियल गैस है, T1 टेम्परेचर पे काफी दूर है इससे, आइडियल गैस से। और वहीं T2 टेम्परेचर पर अगर हम देखें तो रियल गैस जो हमारी है, ये जो हमारी रियल गैस है, आइडियल गैस से थोड़ी सी क्लोज हो रही है। और वहीं पे अगर हम T0 टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो T0 टेम्परेचर में हम देख रहे हैं कि रियल गैस जो है आइडियल गैस की तरह ही बिहेव कर रही है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा एक निकल के आता है जो लिखने लायक है, जहां पे हम ये लिख सकते हैं कि हमारी जो रियल गैस होती है एट हाई टेम्परेचर, रियल गैस बिहेव is more close to ideal gas behavior।
कितना इंटरेस्टेड चीज देखिए यहाँ पे निकल के आता है। यहाँ पे निकल के एक चीज ये आ रहा है कि जो हम अगर जैसे जैसे रियल गैस के टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे, रियल गैस हमारी आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगेगी, जो कि हम डायग्राम में यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, तो बॉयल्स लॉ से हमारा एक चीज ये निकल के आती है कि जैसे जैसे हम रियल गैस का टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारी रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लग रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा देखिए, हमने पहले भी बताया था और यहाँ पे भी बता रहे हैं कि अगर हम रियल गैस की बात करते हैं तो रियल गैस से जो हमारी वैल्यू मिलती है वो हमारी लॉ के हिसाब से वैल्यू मिलती है। लॉ मतलब कि जैसे बॉयल्स लॉ की अगर हम यहाँ पे बात करें तो बॉयल्स लॉ के हिसाब से जो ग्राफ हमारा मिलता है या फिर जो वैल्यू मिलती है वो आइडियल गैस के लिए होती है। और वहीं हम रियल गैस की बात करते हैं तो जो हमारी रियल गैस की वैल्यू प्राप्त करते हैं हम ना, वो हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम थ्योरेटिकल वैल्यू भी बोल सकते हैं। यहाँ पे अगर हम थ्योरेटिकल वैल्यू देखते हैं तो यहाँ पे हमारा आइडियल गैस शो कर रहा है। और यहाँ पे आप देखिए, जहां पे हमने बात किया था कि प्रेशर और वॉल्यूम, जैसे यहाँ पे जो हमने बोला था कि वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है, तो अब यहाँ पे अगर हम इसको ओपन करते हैं इस इक्वेशन को, तो हमारे यहाँ से निकल के आ रहा है पीवी इक्वल कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे हमारा पीवी इक्वल कांस्टेंट निकल के आ रहा है, जिसे हम बोल सकते हैं कि P1 V1 इक्वल P2 V2। ठीक है, ये चीज समझ में आई यहाँ से कि यहाँ ये कहाँ से आया। तो वैसे ही हम यहाँ पे समझ पा रहे हैं, जैसे जैसे हम आगे की तरफ चलते जाएंगे वैसे वैसे हम समझते चले जाएंगे। तो और यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली ये है कि जब भी हम आइडियल गैस की बात करेंगे या फिर आइडियल ग्राफ की बात करेंगे तो वहां पे हम समझ जाएंगे कि अगर उसकी वैल्यू दी हुई है तो वो हमारी लॉ के हिसाब से वैल्यू मिली है, वो वैल्यू हमारी फिक्स है। ओके, और जब जब हम रियल गैस की बात करेंगे तो वो हम समझ जाएंगे कि वो हमने खुद से निकाला है, मतलब हमने एक रियल गैस ली और उस पर एक्सपेरिमेंट किया उसका, तो वहां से हमें एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मिलती है, उस गैस की हमें अलग अलग वैल्यू मिलती है। तो जहां से हम वैल्यू को निकालते हैं वो हमारी रियल गैस लगा के वैल्यू को निकालते हैं, और जो वैल्यू हम पुट करते हैं, जहां पे हम किसी बुक से वैल्यू को उठा के पुट करते हैं, तो वो हमारी आइडियल वैल्यू होती है, जो आइडियल गैस के हिसाब से मिलती है, जो लॉ द्वारा बनाया गया होता है। जैसे बॉयल्स लॉ ने यहाँ पे ये ग्राफ को, ब्लू कलर का जो ये ग्राफ है, इस ग्राफ को शो किया है, तो ये आइडियल ग्राफ है। बट यहाँ पे अगर हम जहां नीचे देख रहे हैं तो ये वाला जो हमने ग्राफ किया है और ये वाला ग्राफ किया है, तो ये व्हाइट वाला जो ग्राफ है हमारा आइडियल ग्राफ है, और ये जो ब्लू वाला ग्राफ है ये हमारा रियल ग्राफ है। ठीक है, तो बॉयल्स लॉ अच्छे से समझ में आया। आइए इसको थोड़ा सा इमेज के हिसाब से देखते हैं कि कैसा होता है ये। देखिए, जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, जो हमारा बॉयल्स लॉ का कुछ इमेज है, यहाँ पे हम देख रहे हैं एक हमारा पिस्टन है और एक हमारा सिलेंडर है। जो हमारा रेड कलर का जो नीचे की तरफ आ रहा है, ब्राउन कलर का जो हमारा एक राउंड सा एक पट्टी दी हुई है उस, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसमें हम सिलेंडर में एक गैस भरे हुए हैं। इस गैस में हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ से, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पर हमने यहाँ पे रखा है। ठीक है, जैसे जैसे हम प्रेशर को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे देखिए वॉल्यूम कम होता जा रहा है। ओके, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे इस कंटेनर का वॉल्यूम कम होता जा रहा है। और यहाँ पे कंटेनर का वॉल्यूम कम होने का मतलब है कि प्रेशर हाई हो रहा है। देखिए यहाँ पे प्रेशर वाली जो सुई है, ये जो प्रेशर वाला ये दिखाया जा रहा है मीटर, ये बढ़ता चला जा रहा है। जैसे जैसे बढ़ रहा है यहाँ पे वैसे वैसे हमारा इसका वॉल्यूम भी कम होता जा रहा है। तो यहाँ पे एक चीज समझने वाली ये है कि अगर हम किसी गैस का प्रेशर बढ़ा रहे हैं और उसका वॉल्यूम कम हो रहा है, तो प्रेशर बढ़ने का मतलब ये है कि गैस के कंटेनर के अंदर जो हमारी गैस के मॉलिक्यूल्स है ना, मॉलिक्यूल्स काफी तेजी से बिहेव करने, मतलब रैंडम मोशन करने लगते हैं, जिसके कारण उनके अंदर कोलिजन काफी तेजी से होता है। कोलिजन काफी तेजी से होता है और काइनेटिक एनर्जी भी उसकी बढ़ती है। जब कोलिजन बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन है यहाँ पे गैस में काइनेटिक थ्योरी में। तो यहाँ पे समझने वाली चीज ये है कि हम प्रेशर को जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हमारा इसका वॉल्यूम कम होता जा रहा है कंटेनर का। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको काफी अच्छे तरीके से देख सकते हैं। और गैस यहाँ पे देखिए कंप्रेस होती जा रही है तो वॉल्यूम कम हो रहा है और प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, तो ये बॉयल्स लॉ का इमेज है। तो आई होप काफी अच्छे से ये समझ में आ गया होगा आपको। तो चलिए नेक्स्ट लॉ की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा चार्ल्स लॉ है। देखिए यहाँ पे हम अब चार्ल्स लॉ की बात करते हैं। बॉयल्स लॉ को काफी अच्छे से हमने समझ लिया है, तो दूसरा लॉ हमारा यहाँ के निकल के आता है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ, जब हम बॉयल्स लॉ की बात किया था तो हमने कहा था कि 16वीं सेंचुरी में बॉयल्स लॉ आया था। तो वहीं हम 100 इयर्स बाद हमारा चार्ल्स लॉ को दिया गया था, जो कि 17वीं सेंचुरी में हमारा था। किसमें? 17वीं सेंचुरी में था। ओके,
17th सेंचुरी में चार्ल्स लॉ को दिया गया था। तो चार्ल्स लॉ के हिसाब से अगर हम बात करते हैं चार्ल्स लॉ की, तो यहाँ पे ये कहता है यहाँ पे कि एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गैसेस या मीन गैस is directly proportional to absolute temperature of gas। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे इन चार लॉ जो हमने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो या फिर हमने गेलो-शॉक लॉ की बात की थी, तो यहाँ पे हम केवल तीन ही टर्म्स को लेके चलते हैं। क्या है हमारा? सबसे पहला हमारा प्रेशर आता है, दूसरा हमारा वॉल्यूम आता है और तीसरा हमारा आता है टेम्परेचर। तो किसी एक को, हर लॉ में हम किसी एक को कांस्टेंट रखते हैं और उस कांस्टेंट के बाद जो हमारा दो चीजें, दो वैल्यू हमारी मिलती है। जैसे हमने यहाँ पे प्रेशर को कांस्टेंट रखा है, तो हम वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच रिलेशन देख रहे हैं। तो चार्ल्स लॉ के हिसाब से हमारा ये निकल के आता है कि एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब कि हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा है इस बार। तो अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रख रहे हैं तो किसी गैस का जो वॉल्यूम है, उस गैस का वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये कह रहा है कि अगर हम किसी गैस में प्रेशर को हम कांस्टेंट रख रहे हैं तो वहां पे जो हमारा गैस का वॉल्यूम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर के होगा। ठीक है, तो यहां से ये चीज कह सकते हैं कि अगर किसी गैस का प्रेशर कांस्टेंट है तो वहां पे हमारा जो वॉल्यूम होगा उस गैस का टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। देखिए टेम्परेचर की बात किया है, बट यहाँ पे एक हमारा टर्म्स और निकल के आ रहा है जो कि यहाँ पे दिया है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो जब भी हम एब्सोल्यूट की बात करते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि जहां पे भी हमारा टेम्परेचर दिया होगा, पूरी बुक में हमारा टेम्परेचर जहां पे भी अगर कुछ भी दिया है तो हम उस टेम्परेचर को एब्सोल्यूट टेम्परेचर बनाते हैं। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब ये है कि टेम्परेचर की जो हम वैल्यू रखेंगे, वो हमारा केल्विन में होगा। ऑलवेज हम वैल्यू टेम्परेचर की केल्विन में पुट करते हैं। ठीक है, जहां पे भी हम थर्मल इंजीनियरिंग या बेसिक थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, हम हर जगह टेम्परेचर की वैल्यू केल्विन में रखेंगे। केल्विन मींस के, जहां पे हम देखते हैं कि केल्विन में अगर चेंज करते हैं तो वहां पे हमारा 273 डिग्री केल्विन हम प्लस ऐड करते हैं। वहां पे अगर हमारा कोई डिग्री सेल्सियस में दिया है तो वहां पे 273 डिग्री ऐड करते हैं। ठीक है, तो हमारा ये केल्विन में होता है। अगर हम 273.16 होता है तो हम 1.16 को उतना ज्यादा नोटिस करते नहीं है, तो केल्विन में ही हम हर जगह टेम्परेचर को पुट करते हैं, पूरी बेसिक थर्मोडायनेमिक्स में या फिर पूरी थर्मल में। ठीक है, तो आइए चार्ल्स लॉ के ग्राफ को समझते हैं कि इसके ग्राफ को। अब देखिए यहाँ पे हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा है, तो हम ग्राफ किसके और किसके बीच में बनाएंगे? पहला तो हमारा निकल के आ रहा है वॉल्यूम, दूसरा हमारा क्या निकल के आ रहा है? टेम्परेचर। तो हम यहाँ पे प्रेशर को कांस्टेंट रख के वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ को शो करते हैं। ठीक है, तो आइए इसके ग्राफ को देखते हैं। देखिए अगर हम इसके ग्राफ को शो करते हैं तो हमारे पास पता है कि हमारी दो वैल्यू, यहाँ पे दो चीजें होंगी। एक तरफ हमारा वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम V होगा, दूसरी तरफ हमारा टेम्परेचर होगा जो कि केल्विन में होगा। ठीक है, तो देखिए इन्होंने ये कहा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम किसी गैस का प्रेशर कांस्टेंट रख रहे हैं तो वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि जैसे जैसे हम वॉल्यूम को बढ़ाएंगे, वॉल्यूम हमारा जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे टेम्परेचर की वैल्यू भी हमारी बढ़ती चली जाएगी, या फिर वॉल्यूम की वैल्यू जैसे जैसे कम करेंगे टेम्परेचर भी हमारा वैसे वैसे कम होता चला जाएगा। तो अब इसके बीच में अगर डायरेक्टली ग्राफ खींचना है तो हम एक स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं। ये हमारी कोई एक इस तरह से स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर दे तो ये हमारा चार्ल्स लॉ का जो ग्राफ शो करता है वो ग्राफ दिखा सकता है। तो ये व्हाइट कलर का जो हमारी लाइन है इसको हम क्या कहते हैं? आइडियल ग्राफ। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये चार्ल्स लॉ द्वारा हमारा दिखाया गया ग्राफ है। ये लॉ द्वारा ग्राफ जो दिखाया जाता है वो हमारा ग्राफ आइडियल ग्राफ होता है। ठीक है, जो कि हमने पिछले अभी बॉयल्स लॉ में देखा था। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम वॉल्यूम को बढ़ा रहे हैं, मतलब कि जैसे जैसे हम वॉल्यूम को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हमारा टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। एक चीज यहाँ पे नोटिस करने वाली चीज है कि अगर हम आइडियल ग्राफ ऐसे खींच रहे हैं तो हम रियल ग्राफ को अगर यहीं खींचे तो कैसा होगा? देखिए समझने वाली चीज यहाँ पे ये है कि रियल ग्राफ को अगर हम डॉटेड लाइन से दिखाएं तो डॉटेड लाइन हमारा कुछ इस तरह से शो होगा। यही तो हमने बात किया था कि जैसे जैसे हमने टेम्परेचर को बढ़ाते गए हैं, देखिए यहाँ पे अब क्या है? ये टेम्परेचर है, कुछ पॉइंट यहाँ पे टेम्परेचर यहाँ पे T1 है, मान लीजिए यहाँ पे कोई T2 टेम्परेचर है,
यहाँ पे कोई T3 टेम्परेचर है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते चले, मान लीजिए यहाँ पे कोई T5 टेम्परेचर है, ठीक है। तो जैसे जैसे हमने टेम्परेचर को बढ़ाया, इसके बीच में गैप हमारा कम होता चला गया। गैप कम होने का मतलब कि रियल गैस हमारी आइडियल गैस की तरह यहाँ पर भी बिहेव करना शुरू कर दी। कैसे? जैसे जैसे हमने टेम्परेचर को बढ़ाया, वैसे वैसे रियल गैस का ग्राफ जो है आइडियल गैस के ग्राफ से बिल्कुल सटा हुआ निकलता चला जा रहा है। तो एक टेम्परेचर ऐसा आता है जहां पे हमारी रियल गैस बिल्कुल आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगती है। तो चार्ल्स लॉ ने भी ये चीजें सिद्ध कर दी कि टेम्परेचर को अगर हम किसी रियल गैस का टेम्परेचर बढ़ाते चले जाते हैं तो हमारी गैस जो है आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगेगी, ठीक है। और यहां से हमारा चीज निकल के आता है यहाँ पे कि V प्रोपोर्शनल टू T है। तो यहाँ पे अगर हम V प्रोपोर्शनल टू T कर रहे हैं तो हम प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो यहाँ पे V बराबर V अपॉन टी इक्वल कॉन्स्टेंट हो जाएगा। V अपॉन टी इक्वल कॉन्स्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि V1 अपॉन T1 इक्वल V2 अपॉन T2 है, ठीक है। जहां पे टेम्परेचर हमारा किस में है? केल्विन में है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, ठीक है। पूरे थर्मल में हम यही टेम्परेचर लेके चलेंगे। जहां पर अगर हमें डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया है तो उसको हम केल्विन में चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारा एक टर्म्स निकल के जो आया था कि हाई टेम्परेचर पर रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगती है, तो उसको लिखाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमने पिछले पॉइंट में जो बॉयल्स लॉ पढ़ा था तो वहां पे लिख लिया है। आइए इसको इमेज के थ्रू देखते हैं कि कैसा बिहेवियर शो करता है हमारा चार्ल्स लॉ, ठीक है। देखिए, जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास एक बैलून है और एक हमारी कैंडल है। तो कैंडल, अब देखिए यहाँ पे प्रेशर को हमने कांस्टेंट रखा है क्योंकि चार्ल्स लॉ में हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा था, तो हमने प्रेशर को यहाँ कांस्टेंट रखा और एक कैंडल को बैलून के नीचे लगा दिया है। तो बैलून कैंडल से जो हमारी फ्लेम निकल रही है बैलून के अंदर टेम्परेचर को बढ़ाएगी और टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बैलून की साइज भी धीरे धीरे बढ़ रही है। इसका क्या मतलब है कि बैलून का साइज जब बढ़ रहा है तो बैलून का वॉल्यूम तो बढ़ रहा होगा, बिल्कुल सी, क्योंकि टेम्परेचर हमने चार्ल्स लॉ में भी यही पढ़ा था कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा वॉल्यूम बढ़ता जाएगा और प्रेशर को हम कांस्टेंट रखेंगे। तो यहाँ पे प्रेशर को हमने कांस्टेंट रखा है, जो कि हम इस इमेज में काफी अच्छे से चार्ल्स लॉ को प्रूव कर सकते हैं। तो एक बार फिर से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे कैंडल को लगाया है जिससे टेम्परेचर हमारा बढ़ रहा है, तो जो बैलून है बैलून का साइज भी धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट लॉ की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा अवोगाद्रो लॉ है, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, हम थर्ड लॉ अवोगाद्रो लॉ की बात करते हैं यहाँ पे। तो अवोगाद्रो लॉ में अवोगाद्रोज लॉ, तो अवोगाद्रो लॉ की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले हम इसके स्टेटमेंट को लिख लेते हैं, फिर उसके बाद काफी अच्छे से हम इसको समझेंगे। तो अवोगाद्रो लॉ के हिसाब से हमारा ये निकल के आता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर equal volume of gases equal volume of all gases have equal number of molecules। देखिए, यहाँ पे एक चीजें समझने वाली चीज ये है कि यहाँ पे हमने प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को कांस्टेंट रखा है। एवोगाद्रो लॉ में हम ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर भी हमारा कांस्टेंट है और प्रेशर भी कांस्टेंट है। जब हम टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं तो हम इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, मतलब कि अगर हम किसी दो गैसेस ले रहे हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे 2 या 3 गैसेस की बात कर रहे हैं, तो हम उसका टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं तो उसके इक्वल वॉल्यूम को अगर लेते हैं, मतलब जितनी भी गैसें हमने लिया है इक्वल वॉल्यूम की गैसें लिया है, तो उसमें इक्वल वॉल्यूम की अगर हम गैसेस ले रहे हैं तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। इसका समझने से सबसे अच्छा है कि आइए इसको हम एक थ्योरेटिकल वैल्यू से देखते हैं। मान लीजिए कि हमने 2 कंटेनर बनाया, एक कंटेनर हमारा हाइड्रोजन गैस का है, जो कि यहाँ पे एक कंटेनर हमने हाइड्रोजन गैस का लिया और दूसरा कंटेनर हमने ऑक्सीजन गैस का लिया। देखिए, यहाँ पे हमारा एक हाइड्रोजन गैस और एक ऑक्सीजन गैस है। हमने क्या कहा कि यहाँ पे इन दोनों का टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रख लेते हैं। इस कंटेनर नंबर 1 हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का जो हमारा टेम्परेचर है और प्रेशर जो है दोनों को हम कांस्टेंट रख लेते हैं, ठीक है। और दूसरी चीजें हमारी यहाँ से एक चीज और है कि जो इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, जो हाइड्रोजन गैस फिल हुई है पहले कंटेनर में और दूसरे कंटेनर में जो हमने ऑक्सीजन गैस फिल किया है, दोनों को मान लीजिए हमने 50-50 ml की हाइड्रोजन और 50 ml ऑक्सीजन ले लेते हैं, जो कि ml में अगर हम ले रहे हैं तो क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है तो हम दोनों के वॉल्यूम को कांस्टेंट रख लेते हैं, ठीक है।
तो आइए देखते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के वॉल्यूम को हम 50 ml लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए हम जानते हैं कि हाइड्रोजन में मॉलिक्यूल्स 2 होते हैं और ऑक्सीजन की अगर यही बात करते हैं तो ऑक्सीजन में मॉलिक्यूल्स ज्यादा होते हैं। बट अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कांस्टेंट रखे हैं और वॉल्यूम को भी हम इक्वल माने हैं, तो हम ये चीजें यहाँ पर अवोगाद्रो लॉ से ये चीजें निकल के आती है कि हाइड्रोजन के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स हैं, हाइड्रोजन के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोजन के, उतने ही मॉलिक्यूल्स हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर भी होगा 50 ml की गैस में। ठीक है, मान लीजिए कि हाइड्रोजन गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स 10 हैं, तो ऑक्सीजन के अंदर भी हमारे 10 ही मॉलिक्यूल्स होंगे। लेकिन अगर ऐसा देखा जाए तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम लेते हैं तो हाइड्रोजन हम जानते हैं कम मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऑक्सीजन में ज्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं। बट अगर एवोगाद्रो लॉ के हिसाब से हम देखें तो कांस्टेंट, अगर दोनों गैसेस को कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे रखते हैं और इक्वल वॉल्यूम लेते हैं दोनों गैसेस की, तो हम ये चीजें देखते हैं कि उनके अंदर अगर मॉलिक्यूल्स को देखें तो इक्वल मॉलिक्यूल्स होते हैं। हाइड्रोजन के अंदर भी इक्वल होगा, ऑक्सीजन के अंदर भी मॉलिक्यूल्स इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे समझने वाली चीजें यही थी। तो इस थ्योरी, इस लॉ के हिसाब से हमारा ये चीजें निकल के आती है कि वॉल्यूम जो होता है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स जिसे हम N बोलते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पे समझने वाली चीजें यही थी कि हम यहाँ पे दोनों को कांस्टेंट रखते हैं, टेम्परेचर को भी और प्रेशर को, और वॉल्यूम को इक्वल रखते हैं, जिसके कारण हमारा उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैसेस के वो सेम होते हैं। ठीक है, आइए हम चौथे लॉ की तरफ बढ़ते हैं जो हमारा गैलुसॉक लॉ है। फोर्थ और लास्ट लॉ हमारा गैलुसॉक लॉ निकल के आता है, गैलुसॉक लॉ। आइए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए हमने पढ़ा यहाँ पे कि बॉयल्स लॉ में हमने देखा टेम्परेचर कांस्टेंट था और चार्ल्स लॉ में हमने देखा कि प्रेशर कांस्टेंट था। तो तीसरी टर्म्स हमारी निकल के आती है यहाँ पे वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना। तो जब हमने बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा और चार्ल्स में प्रेशर को कांस्टेंट रखा, उसके लिए तो हमें तीसरे लॉ की जरूरत पड़ेगी। तो इसी तरह से हमारा तीसरा लॉ जो गैलुसॉक लॉ निकल के आता है, जिसमें हम ये देखते हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसके स्टेटमेंट को लिख लेते हैं, फिर उसके बाद ग्राफ के हिसाब से काफी अच्छे से समझेंगे। तो गैलुसॉक के हिसाब से ये निकल के आता है कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर ऑफ गैस, the pressure of gas is directly proportional to absolute temperature, absolute temperature। देखिए हम यहाँ पे टेम्परेचर की बात ना करके हमने एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात किया है। एब्सोल्यूट के बारे में भी हमने बता दिया कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर वे टेम्परेचर होता है जो कि हम टेम्परेचर को केल्विन में लेके चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा तीसरा जो चौथा लॉ है हमारा यहाँ निकल के आता है कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर हम किसी गैस का वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं तो उसके प्रेशर जो है, गैस का जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। इसका क्या मतलब है, देखिए अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं, वॉल्यूम को हम कांस्टेंट रख रहे हैं, तो गैस का जो प्रेशर है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मींस कि अगर हम गैस के प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, मतलब टेम्परेचर को अगर हम बढ़ा रहे हैं, तो उसके साथ साथ हमारा जो प्रेशर है, गैस का प्रेशर भी बढ़ता चला जाएगा। और हम वहीं अगर टेम्परेचर को कम कर रहे हैं तो वहां पे हमारा प्रेशर भी कम होता चला जाएगा। आइए इसको ग्राफ के हिसाब से देखते हैं। देखिए अगर हमारा यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है तो हम ये चीजें देख सकते हैं कि हमारा जो ग्राफ बनेगा वो हमारा प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में बनेगा। ठीक है, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में बनेगा और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हमने चार्ल्स लॉ में देखा था कि एक हमारी स्ट्रेट लाइन निकल के आती है, तो यहाँ पर भी हमारा एक स्ट्रेट लाइन निकल के आएगा। देखिए यहाँ पे एक हमारा स्ट्रेट लाइन जो हमारा आइडियल गैस को शो करेगा, आइडियल ग्राफ जो शो करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं हम यहाँ पे इस ग्राफ से कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हमारा इस गैस का प्रेशर भी बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, तो गैलुसॉक लॉ में कुछ ज्यादा खास चीजें है नहीं, बस यही चीज समझने वाली है कि जैसे यहाँ पे हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं और टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो हमारा प्रेशर बढ़ता जाता है। ठीक है, और यहाँ पे टेम्परेचर की जो वैल्यू हम रखेंगे केल्विन में रखेंगे। सबसे नोटिस करने वाली बात यही है कि पूरे थर्मल में, यहाँ पे पूरे बेसिक थर्मोडायनेमिक्स में जैसा कि हमने बात किया था कि टेम्परेचर जहां भी आएगा वहां पे हम केल्विन में ही उसकी वैल्यू पुट करेंगे। और हम जानते हैं कि किसी टेम्परेचर को केल्विन में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, डिग्री सेल्सियस प्लस 273.16 273.16 ऐड करते हैं तो हमारी वो वैल्यू केल्विन में चेंज हो जाती है। ठीक है, आइए इसे इमेज के हिसाब से देखते हैं कि कैसे इस लॉ को हम प्रूफ कर सकते हैं।
देखिए हमारे पास एक यहाँ पे इमेज दिखाई दे रही है जो एक कंटेनर में प्रेशर वाल्व लगी हुई है, जहाँ पे एक प्रेशर को शो कर रहा है, यहाँ पे इस प्रेशर मीटर को दिखा रहा है। और उसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये आइस का जो एक टुकड़ा है, पहले हमने आइस का टुकड़ा रखा है तो यहाँ पे प्रेशर की जो लाइन है वो धीरे धीरे नीचे चली जा रही है, ठीक है। और वहीं अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाने के लिए यहाँ पे हम एक हीट सोर्स का यूज कर रहे हैं, तो जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि प्रेशर की लाइन भी बढ़ती चली जा रही है। देखिए अगर यहाँ पे आइस का जो क्यूब है तो यहाँ पे प्रेशर लाइन जो है, प्रेशर की जो एरो है वो धीरे धीरे डाउन होती जा रही है। और वहीं हम इस कैंडल को रखते हैं तो यहाँ पे प्रेशर की जो सुई है वो धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। तो गेलू-शॉक लॉ भी तो यही कहता है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमारा प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है, जो कि हम काफी अच्छी तरीके से इस इमेज में देख पा रहे हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आगे की तरफ, जो हम यहाँ पे आइडियल गैस को पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।